अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ जो है ये हमारे पास दूसरी माइक्रोसिटिक जो अनीमिया है ये हमेशा एसोसिएटेड होती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के साथ और कार्सिनोमा के साथ, ठीक है ना। और याद रखें दिस इज़ मोस्ट कॉमन इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स। मोस्ट कॉमन अनीमिया इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स कौन सी है? अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। और ठीक है ना, वो कैसे देखें, क्रोनिक जो डिजीज़ होती है ना तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या होता है, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स बढ़ जाते हैं। जब वन ऑफ द एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स इज हेप्सिडीन, ठीक है, हेप्सिडीन एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। अब हेप्सिडीन इंक्रीज होता है तो हेप्सिडीन का काम क्या होता है, क्या क्या करता है, ये बड़ा नोटोरियस होता है और ये आयरन को ट्रैप करता है स्टोरेज साइट्स में, फॉर एग्जांपल मैक्रोफेज में और या फिर कहाँ लीवर में ट्रैप करता है, या वहाँ से ये निकलने ही नहीं देता इसको, ठीक है। जब निकलने नहीं देता है ना तो क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल ये मैक्रोफेज है, देखो मैक्रोफेज है और यहाँ पे आयरन जमा हुआ पड़ा है, ठीक है। यहाँ से आयरन एरिथ्रोब्लास्ट तक नहीं पहुँच रहा। जब नहीं पहुँच रहा तो वही आपको पता है वन एक्स्ट्रा जो डिवीज़न होती है जिसकी वजह से माइक्रोसिटिक पिक्चर आपको आ जाती है, ठीक है। याद रखें जो अब देखें आयरन नहीं पहुँच रहा तो वही सिस्टम है, देखें आयरन कम, हीम कम, फिर ग्लोबिन के साथ अटैचमेंट इसकी कम, हीम कम तो फिर हेमोग्लोबिन कम तो फिर अनीमिया, ठीक है ना, इस तरह होता है, ठीक है ना। तो ये तो था एक। अच्छा दूसरा हेप्साइडिन का जो रोल है ना, ये क्या करता है, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को ही ये कम कर देता है। जब एरिथ्रोपोइटिन ईपीओ कम होती है तो आपको पता है कि एरिथ्रोब्लास्ट, फिर आपको पता है कि वो मज़ीद एरिथ्रोसाइट्स नहीं बनाते और जब नहीं बनाएंगे तो फिर अनीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो काम है हेप्सिडीन के, ठीक है ना। और ठीक है ना, इसके अलावा देखें जो आइडिया है अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में, जो आयरन होता है ना हमारी बॉडी में, आयरन वो जो होता है एसेंशियल होता है फॉर किसके लिए, बैक्टीरियल सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। अब जब एसेंशियल होता है बैक्टीरियल सर्वाइवल के लिए तो अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में क्या होता है, ये इसमें होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है ना, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है बिकॉज ऑफ सम ऑटो इम्यून डिजीज़ या फिर कैंसर की वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है ना तो बॉडी को तो पता नहीं होता, हमारी बॉडी को तो ये पता नहीं होता कि यार ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से ऐसा है। बॉडी समझती है कि ये कोई इन्फेक्शन है या फिर क्या है, कोई माइक्रोब अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह के बॉडी समझती है कि कोई प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये हो रहा है ना। तो बॉडी क्या करती है, हेप्सिडीन रिलीज इंक्रीज़ करती है, ठीक है, इंक्रीज हेप्सिडीन करती है। ये हेप्सिडीन क्या करता है, ये हेप्सिडीन फिर क्या करता है, स्टोरेज साइट्स पे आयरन को ट्रैप करता है। इस आयरन को बॉडी अपनी तरफ से क्या करती है, ट्रैप करती है, ताकि जो बैक्टीरिया बॉडी के ख्याल में जो बैक्टीरिया है ना उस तक ना पहुंच सके वो, तो उसकी सर्वाइवल ख़त्म हो जाएगी। हाँ, तो आयरन इज़ नेसेसरी फॉर बैक्टीरिया, ये बॉडी को पता है, ठीक है। लेकिन जब बॉडी को कन्फ्यूजन होती है कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है या कार्सिनोमा है, इस बॉडी को पता नहीं होता। बॉडी समझती है कि कोई माइक्रोब बाहर बैठा हुआ है जिसकी वजह से क्या होता है, अनीमिया है, ठीक है। तो उस माइक्रोब तक आयरन को उस माइक्रोब से आयरन को छुपाने की कोशिश में हेप्सिडीन रिलीज होती है। इंक्रीज हेप्सिडीन क्या करती है, फिर सीक्वेस्टर करती है स्टोरेज साइट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल मैक्रोफेज या फिर बोलो लीवर बोलो, इन जगहों में आयरन को, ठीक है, बाहर जाने नहीं देती, जिसकी वजह से फिर आगे अनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। ये एक कंसेप्ट है अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ का, ठीक है ना। इसको कैसे समझे, इसको सबसे पहले ये देखें, बॉडी बी लिखते हैं। बॉडी को पता नहीं होता कि यार ये जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ये, ठीक है ना। सबसे पहले तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, ये बात तो तय है, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। अब बॉडी को पता नहीं होता कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ सम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर कार्सिनोमा की वजह से है। बॉडी क्या समझता है, बॉडी समझता है कि ये जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ये कोई माइक्रोब की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से है, ठीक है ना, बैक्टीरिया बोल दो इसको, बैक्टीरिया की। अब बैक्टीरिया, अब बॉडी क्या करती है, अब देखो आयरन जो होता है ना वो नेसेसरी होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। फिर बॉडी क्या करती है, इस सिलसिले से बॉडी अपने आप को निकालने के लिए बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा हेप्साइडिन रिलीज़ करती है। हेप्साइडिन क्या करता है, स्टोरेज साइट्स पे फॉर एग्जांपल मैक्रोफेज में इसको छुपाता है आयरन को, ठीक है, आयरन को ऐसे छुपाता है तो बॉडी के ख्याल में ये आयरन बैक्टीरिया तक नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी कोशिश में फिर आयरन जो होता है वो कम पड़ जाता है एरिथ्रोब्लास्ट के लिए, और जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है।
और ये एनीमिया माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और ठीक है ना, क्योंकि बैक्टीरिया होता ही नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है यहाँ, तो ये केस है, ठीक है। और जिसकी वजह से आयरन फिर छुपा रहता है, आयरन छुपा रहता है, तो फिर एनीमिया हो जाता है। हाँ ठीक है ना। अब कुछ लेब्स देखते हैं जो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में हम करेंगे। तो याद रखें सबसे पहले जो बात है इसमें कि जो फेरिटिन होता है ना, फेरिटिन वो हाई होगा। वो हाई किस लिए होगा, हमने कहा था ना कि जो हेप्सिडिन है, हेप्साइडिन या हेप्सिडिन जो है आयरन को स्टोर करता है मैक्रो स्टोरेज साइट्स में। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन स्टोरेज साइट्स में आयरन ज़्यादा है, तो इसी को तो हम फेरेटिन से मेजर करते हैं, इसीलिए फेरेटिन ज़्यादा होगी इसमें, ठीक है ना। अब ये देखो, दिस इज़ अनलाइक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। इसी तरह हमने जो भी कहा था पहले, देखो फेरेटिन को हमने TIBC के साथ देखना है, तो TIBC अगर फेरेटिन ऊपर जा रही है तो फेरेटिन ऊपर जा रही है तो TIBC नीचे जाएगी, ठीक है। इसी तरह फिर देखें सीरम आयरन की बात करें, डेफिनेटली सीरम आयरन कम होगा, ठीक है। और जब सीरम आयरन कम होगा तो परसेंट सेचुरेशन दोनों ये एक लाइन पे ही जाते हैं, ठीक है। परसेंट सेचुरेशन भी कम होगी, ठीक है। इसी तरह जब आयरन कम है तो फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन क्या होगा, फ्री ज़्यादा होगा, ठीक है। ठीक है ना। अब सीरम आयरन कैसे डाउन जाएगी, देखें सीरम आयरन इसलिए डाउन जाएगी क्योंकि बॉडी जो है हमारी, जो बोन मैरो वगैरह जो है वो स्टोर्ड आयरन यूज़ नहीं कर पा रही, बोन मैरो मैक्रोफेज से आयरन नहीं निकाल पा रही हमारी। फॉर एग्जांपल ये बोन मैरो है, ठीक है ना, ये बोन मैरो है। बोन मैरो जो है, बोन मैरो मैक्रोफेज से आयरन नहीं निकाल पा रही, तो ये ब्लड से आयरन लेके जाती है, जिसकी वजह से सीरम जो आयरन है वो कम पड़ जाता है, ठीक है। और जब भी सीरम आयरन कम पड़ेगा परसेंट सेचुरेशन कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी लो है, ठीक है ना, और सीरम आयरन भी लो ही है, ठीक है। ठीक है। इसी तरह जो फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन हाई क्यों होगा, वो इसलिए होगा को देखें आयरन कम है ना, हीम कम है। जब आयरन कम है तो फिर ये प्रोटोपोरफायरिन ऐसे घूम रहा होता है फ्रीली, ठीक है, तो ये फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब ठीक है, इसी तरह याद रखें अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वही होते हैं जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होते हैं, ठीक है। इसमें पहले नॉर्मोसिटिक होता है सिचुएशन, फिर उसके बाद फिर ज़्यादा आयरन की डेफिशिएंसी वर्स हो जाए तो फिर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक हो जाता है, ठीक है। इसमें भी पहले नॉर्मोसिटिक पिक्चर होती है, बाद में जब ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है तो फिर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक हो जाती है। ये कुछ बुक्स में असल में हुआ यूँ है कि कुछ बुक्स में एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ को नॉर्मोसिटिक कहा गया है और कुछ बुक्स में फिर माइक्रोसिटिक कहा गया है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने बुक कौन सी पढ़ी है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यही है, अर्लियर में नॉर्मल है, उसके बाद माइक्रोसिटिक है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट क्या होगी एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज की, सबसे पहले अंडरलाइन कॉज को एड्रेस करेंगे। जब अंडरलाइन कॉज ठीक हो गई तो हेप्साइडन खुद ब खुद कम हो जाएगा। जब हेप्साइडन कम हो जाएगा ना तो आयरन फ्री हो जाएगा, आयरन फ्री होगा तो फिर एनीमिया भी कम हो जाएगा। इसी तरह कुछ पेशेंट्स में फिर EPO एरिथ्रोपोइटिन दे सकते हैं, स्पेशली कैंसर के पेशेंट्स में, ठीक है ना, एक्सोजिनस EPO दे सकते हैं, ठीक है।